जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के मिक्स प्रश्नों का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चलेगा, जिसमें जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। महात्मा गांधी की जो मूल आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताइए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? तो यहाँ पर सही जवाब है तृतीयक क्षेत्र का, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो परिवहन आ गया, संचार, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग निर्माण, ये सभी चीज़ें आती हैं द्वितीयक क्षेत्र में। सभी को ध्यान रखेंगे, उद्योग निर्माण कार्य, बिजली, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र में। तो सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है और सबसे कम पूछे तो प्राथमिक क्षेत्र का है। दोनों को ध्यान रखना है। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताइए। काराकोरम उच्च मार्ग ये किन दो देशों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा पूछे तो भारत और चाइना के बीच में है। डूरंड रेखा पूछा जाता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। बुद्ध का, यहाँ पे बुद्ध होगा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताइए। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? तो याद रखिएगा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। देखिए, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पूछा जाता है सारनाथ में, और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में। धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था? तो धम्म शब्द से अशोक का अभिप्राय क्या था? जीवों के प्रति अहिंसा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जीवों के प्रति अहिंसा। याद रखना है। अशोक कौन थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, अमोनिया गैस का उपयोग होता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। यूरिया के निर्माण में भी अमोनिया का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। प्रारंभ में भारत के संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? 389। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो सही जवाब है माउंटबेटन योजना। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। माउंटबेटन योजना 3 जून
1947 को हुआ था, याद रखना है 3 जून 1947 को। और इसी माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। ऑप्शन ए में है कैबिनेट मिशन योजना, तो पूछा जाता है ये कब आया था, तो याद रखिएगा 1946 में। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस। आगे देखिए, वृद्धेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था, तो दोस्तों वृद्धेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था, सही जवाब है राज राजा ने। यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, राज राजा प्रथम ने बनवाया था वृद्धेश्वर मंदिर को, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा महमूद गजनबी द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है, तो 49वीं समांतर रेखा और 38वीं दोनों याद रखना है। तो 49वीं समांतर रेखा कनाडा एवं अमेरिका को विभाजित करता है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी कनाडा एवं अमेरिका। और 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये उत्तर कोरिया, याद रखिएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था, तो संविधान सभा की जो 3री बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, आंसर बताइए। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने। लाल एवं नीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनता है, तो लाल एवं नीला रंग मिलकर कौन सा बनेगा, मेजेंटा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। घर के परिपथ में फ्यूज होता है, चलिए आंसर कीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए प्राथमिक रंग कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो घर के परिपथ में फ्यूज किस क्रम में होता है, तो बहुत ही सिंपल है, घर के परिपथ में फ्यूज जो है ये मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम में होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन ए, मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम में फ्यूज होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है, तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक पूछे कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है लगभग 78%। उसके बाद ऑक्सीजन का स्थान है लगभग 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही जवाब है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी इसका मकबरा कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया,
चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया किसके कारण? तो पहले कौन सा आंदोलन था? तो 1922 में जो वापस लिया गया था तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, और 1922 में वापस लिया गया था किसके कारण? तो याद रखिएगा सही जवाब है चौरी चौरा हिंसा के कारण। ये घटना कब घटित होती है? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिए, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, जबकि सम्यक भक्ति ये त्रिरत्न नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म तथा संघ। पेशावर किस शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो पेशावर जो है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन कनिष्क। और कनिष्क की बात करें तो ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क, और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो पुरुषपुर या फिर पेशावर। और कनिष्क का राजकवि कौन था? तो अश्वघोष। और इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है कश्मीर के कुंडल वन में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। और दोस्तों आज लूसेंट बुक से 6ठा टॉपिक चलेगा। इससे पहले 5 टॉपिक कवर हो चुका है और डेली एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम से पहले हम लोग पूरा लूसेंट को समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि लूसेंट बुक से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो क्लास आपको शाम 7:30 बजे मिलेगा मेरे दूसरे चैनल पर। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, और बाद में देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया? दौलताबाद। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1327। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1327। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में, याद रखिएगा 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? तो 1336 में। निम्नलिखित में से किस भक्त या फिर संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है? तो किस संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है? तो रामानुज को। शाहजहां की मां एक राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ से संबंधित थी शाहजहां की मां। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? यहाँ पर वास्तविक संस्थापक बताना है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? परांतक प्रथम। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक पूछे तो परांतक प्रथम को माना जाता है। ध्वनि के प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? अब यहाँ पे प्रकाश नहीं है, ध्वनि है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 26 का 1/10 याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1/10। आग बुझाने के काम आने वाली गैस कौन सी है? तो ये गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? और एशिया में पूछे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में?
साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, आनुवांशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना को। सही जवाब है ए ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? चलिए आंसर बताइए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पुंज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। परमाणु के नाभिक का भार न्यूक्लियोनो जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के भार के क्या होता है? बराबर होता है, से कुछ कम होता है, अधिक होता है या सभी? तो देखिए परमाणु के नाभिक का जो भार होता है वो न्यूक्लियोनो के भार से क्या होता है? तो याद रखिएगा कुछ कम होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कुछ कम होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर 31 का आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैवेंडिश। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सभी अम्लों का अनिवार्य अंग क्या होता है? तो हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का अनिवार्य अंग होता है। और हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आयतन की दृष्टि से जल एवं आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? यहाँ पर आयतन की दृष्टि से बताना है। तो जल का अनुसूत्र होता है H2O, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो आयतन के हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 32 का। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और अगर भार की दृष्टि से पूछे तो ये 1:8 में होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आर्थर वाकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये बिलियर्ड्स से संबंधित है, आर्थर वाकर ट्रॉफी। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? तो यहाँ पर 35 का आंसर क्या होगा? हिंदू। याद रखिएगा फ्रंट लाइन पत्रिका जो है हिंदू समूह का प्रकाशन है। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन थे? तो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किस वायसराय के कार्यकाल की ये सभी घटनाएं हैं? ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सी घटनाएं हैं। चौरी चौरा है, स्वराज पार्टी की स्थापना है, और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार जो कि 1921 में किया गया था। चौरी चौरा कांड 1922 में, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। तो ये सभी घटनाएं जो है किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं? तो याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड रीडिंग। ध्यान रखेंगे। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? तो ये स्टेटमेंट है के.सी. हुइयर का। सही जवाब है ए ऑप्शन, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है?
तो यहाँ पर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं। तो पुच्छल तारे किसकी परिक्रमा करते हैं? तो याद रखिएगा सौर मंडल की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब है। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर को हटा लिया गया था? तो यहाँ पर 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1881 में। मध्यकालीन समय खाली स्थान से ईस्वी शताब्दी तक कहा जाता है। तो मध्यकालीन समय जो है ये 8वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक के काल को कहा जाता है मध्यकालीन समय। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से। कब? तो 10 मई से याद रखेंगे। और किसके समय में? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ पर थी? चलिए आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही जवाब है राजगृह में। याद रखिएगा कहाँ पर? राजगृह में। और राजगृह में ही अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है। मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ? तो मुगल काल की स्थापना होती है 1526 में, बाबर के द्वारा किया जाता है। और इसका पतन कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आधुनिक काल से। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो बहुत ही सिंपल है, ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये नारा किसके द्वारा दिया गया? अमेरिकी सेना के द्वारा। फ्रांस की क्रांति कब होती है पूछा जाता है? 1789 में। याद रखेंगे। रूस की क्रांति पूछे तो 1917 में। सभी को ध्यान रखें। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा चाइना है, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अलाई दरवाज़ा की बात करें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे। और इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।